आज से शुरू करेंगे विथ योर CA फाइनल रिस्क मैनेजमेंट क्लासेस। रिस्क मैनेजमेंट पेपर 6A, ठीक है ना, आपका इलेक्टिव पेपर ग्रुप 2 का है। नाउ इलेक्टिव्स चूज करते टाइम I have always suggested students that you should select an elective that is based upon what you want to specialize in. तो let's say ICAI ने अलग अलग सब्जेक्ट्स रखे हैं स्पेशलाइजेशंस के लिए, जैसे कि अकाउंट्स में अगर आपको स्पेशलाइज करना है तो अपना GFRS वाला पेपर है, अगर अपने को टैक्स में स्पेशलाइज करना हो तो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पेपर है, लॉ के लिए इकोनॉमिक लॉज वाला पेपर है, एंड सिमिलरली अगर फाइनेंस में स्पेशलाइज करना हो तो कैपिटल मार्केट्स का एक पेपर है एंड रिस्क मैनेजमेंट का एक पेपर है। रिस्क मैनेजमेंट इज अ पेपर दैट इज प्योरली SFM रिलेटेड, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली आपके ओल्ड सिलेबस ऑफ इसका में ऑब्वियसली अब तो और एक नया सिलेबस ऑफ CA करिकुलम आ रहा है, नया सिलेबस, नया सब्जेक्ट्स, न्यू स्कीम ऑफ CA आ रहा है। बट इन जनरल आई एम सेइंग द ओल्ड CA फाइनल हुआ करता था, उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था इसका ISCA, जो हट के फिर आया था इलेक्टिव्स, और इलेक्टिव्स में आया सब्जेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप फाइनेंस में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज अ पेपर दैट गिव्स यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क स्पेसिफिकली, लेकिन इस सब्जेक्ट में काफी सारा क्रॉस रिलेशनशिप होगा विद अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डूइंग द क्लासेस, अदर देन कोई अगर पुराने सिलेबस से कन्वर्ट होकर आया होगा, तो दे वुड हैव कम फ्रॉम द न्यू सिलेबस ऑफ इंटर, जहां पे आप लोगों ने EIS SM पढ़ा होगा। इंटर में EIS SM, EIS के पेपर में ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के अंदर रिस्क एंड कंट्रोल्स का बात होता है। वी डिस्कस रिस्क इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स देयर। ऑब्वियसली वो जो सीखते हैं वहां पे खाली रिस्क के बारे में एक इंट्रोडक्शन होता है, बट वहां रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट भी इंट्रोड्यूस होता है आपके पास। ERM बोल के भी एक कॉन्सेप्ट आता है, ERM एक चैप्टर है अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। मैं खाली एक सिमिलैरिटीज ड्रॉ कर रहा हूं कहां से हम इस सब्जेक्ट को रिलेट करवाने वाले हैं आपको। ओके, हमने इंटर के FM में लेवरेज का कॉन्सेप्ट सीखा होता है, जहां पे रिस्क को मेजर करते हैं। हमने इंटर के FM के अंदर कैपिटल बजटिंग सीखा होता है, रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग सीखा होता है, जहां पे वापस रिस्क एस्पेक्ट्स आते हैं। बाय द वे, रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग इज आल्सो रेलेवेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट पेपर्स, सो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए वो रेलेवेंट होता है, ठीक है ना। जितने भी RM के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग का अलग से वीडियोस वगैरह प्रोवाइड भी होता है पैरेलली। इसके सिवाय ऑब्वियसली SFM के तो टॉपिक्स कनेक्टेड होते ही हैं हमारे लिए। तो SFM का फॉरेक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, ये सब तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है हमारे लिए। So my paper of risk management will draw some concepts, knowledge from different genres in your life. Audit के कई सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे टच अपॉन करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि जिन्हें मेरा टीचिंग स्टाइल पता है उन्हें तो पता है हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ रिवाइज करवाते हैं। दैट इज हाउ वी टीच। सो जब रिस्क मैनेजमेंट भी स्टडी करेंगे एंड डिस्कस करेंगे, वी आर गोना बी रिवाइजिंग अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, वी विल कनेक्ट अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एट डिफरेंट पार्ट्स दैट वी हैव डन एंड दैट यू वुड हैव डन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यू वुड हैव लर्नड इन डिफरेंट प्लेसेस। ओके, रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट को शुरू नहीं कर रहा हूं अभी मैं। फर्स्ट 15-20 मिनट्स में इन जनरल इलेक्टिव पेपर कैसे अटैक करना है ये डिस्कस करूंगा, पेपर किस पैटर्न का आता है, अपने सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे, बहुत कुछ है जो डिस्कस करने वाले हैं अपने लोगों को। Okay, so the first 15-20 minutes will be about the overview of the paper and the approach that you should have towards the paper. Understand कि हम सब risk management करते हैं somewhere in our lives. We are all doing risk management in different genres at different places in our lives. आप एक normal एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं, कहीं छूट नहीं जाए, ठीक है ना। आप जब ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं तब रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क को मैनेज करना सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। सो इवन इन आवर पर्सनल लाइव्स, इवन इन आवर प्रोफेशनल लाइव्स, वी आर ऑल डूइंग रिस्क मैनेजमेंट्स without actually realizing that somehow we've done risk management, try to reduce a risk, avoid a risk. Okay, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड ये समझिएगा, बहुत सारी बड़ी कंपनीज वगैरह के लिए
स्टैट्यूटरीली मैंडेटरी है एक अलग से रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज बनाना, रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज बनाना। बहुत सारी कंपनीज वॉलंटरीली भी रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज अलग से बना के रखते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट भले ही आपको एक सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन एक पूरा वर्टिकल की तरह होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस होता है, वैसे रिस्क मैनेजमेंट इज गोना बी लाइक अ सब वर्टिकल विद इन फाइनेंस में भी। ओके, नाउ रिस्क मैनेजमेंट पेपर, अंडरस्टैंड कि इस पेपर के अंदर इट्स एन ओपन बुक एग्जाम। ये तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। ओपन बुक एग्जाम है, यानी सर डेफिनेटली हम लोग एग्जाम हॉल के अंदर मटेरियल लेकर जा सकते हैं। सर क्या क्या लेकर जा सकते हैं हम लोग? यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल जिसपे कुछ भी पहले से छपा हो, लिखा हो, मार्क्ड हो, अंडरलाइंड हो, सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स एन ओपन बुक एग्जामिनेशन where you can carry any kind of printed content but you cannot carry, or handwritten content, but you cannot carry any content in digital formats। ठीक है ना? तो कोई भी डिजिटल फॉर्मेट पे आप कंटेंट नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन प्रिंटेड, हैंडरिटन कोई भी नोट्स वगैरह अपने लेके जा सकते हैं, बुक्स वगैरह, कोई भी बुक्स वगैरह लेके जा सकते हैं एज ऑन नाउ। क्या क्या बुक सर मेरे को कैरी करना चाहिए, ये ओवर द कोर्स आप सीखेंगे मेरे साथ। इन जनरल ICAI का मैट हमारे को डेफिनेटली साथ में कैरी करना है। इसके सिवाय आवर स्टूडेंट्स, यू वुड बी गेटिंग दिस रिस्क मैनेजमेंट का एक समरी मॉड्यूल। दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल, जहां पे हर एक चैप्टर का शॉर्ट समरीज दिया हुआ है। हर एक चैप्टर का एंड में जाके एक मैपिंग शीट्स बनाया गया है, मैपिंग शीट्स, जहां पे हर एक टॉपिक वाइज हमने मैपिंग कर रखा है कि ये टॉपिक कहां कहां है, कि ये टॉपिक ICAI के मैट में कहां कहां है, ताकि अपने लिए वो मैपिंग कर पाना इजी हो जाता है। इसके सिवाय वी हैव दिस केस स्टडी वाला मॉड्यूल। नाउ दिस केस स्टडी वाला मॉड्यूल हैज मोर देन 40 केस स्टडीज, मोर देन 40 केस स्टडीज, और उससे ज्यादा कोई प्रैक्टिकली कभी करेगा नहीं। सो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस। इसके बाद आपको और कुछ करने को दरकार नहीं होगा प्रिपरेशन एंड में। सो इफ यू आर डूइंग माई लेक्चर्स, जो प्योरली ICAI मैट बेस्ड होने वाला है, इफ यू डू ऑल माई लेक्चर्स एंड इफ यू हैव स्टडीड, टेकन दीज 2 बुक्स एंड इफ यू स्टडीड फ्रॉम द बुक्स, देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग वेल। ऑब्वियसली पेपर इज एन ओपन बुक एग्जाम, तो ऐसा नहीं है कि सारा बुक से और सारा आंसर्स बुक के अंदर ही होगा और बुक में से मुझे ढूंढना होगा। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ओपन बुक एग्जाम है, बुक मेरे पास होगा और बुक के अंदर आंसर होगा और मुझे बस पेज नंबर ढूंढ के क्वेश्चन का आंसर निकाल के उसको लिख के आना है। सर अगर ट्रेजर हंट खेलने का खाली मार्क्स मिल रहा होता तब तो वो बोनस क्वेश्चंस हो रहा होता। फ्रैंकली आपको लगता है क्या कि अगर हम CA फाइनल लेवल पे हैं और मेरे को सिर्फ ट्रेजर हंट खेलने के लिए मार्क्स मिल रहा होगा ना? ओके, सो ideally lot of people have different perceptions about electives। कई लोगों को तो लगता है कि सर electives को पहले से पढ़ने का दरकार ही नहीं है, एक बार लास्ट का 2 महीना में देख लेंगे और उसके बाद 1.5 दिन में एक बार ऐसे पन्ना घुमा लेंगे, बाकी तो बुक हाथ में रहेगा, वहां जाके MCQs आएगा, उसमें जय माता दी कर लेंगे। ठीक है ना? और थोड़ा बहुत आंसर्स वगैरह बुक में ढूंढ के निकाल लेंगे। इनफैक्ट 1.5 दिन रहता है उस इलेक्टिव में से भी, पहला आधा दिन तो हम टैक्स वगैरह पढ़ लेंगे। सर डोंट ट्राई दिस एट होम। इलेक्टिव भी एक सब्जेक्ट है एंड प्रॉपर 100 मार्क का पेपर है। DT के बराबर इसका मार्क्स का वेटेज है। हम नहीं बोलता DT के बराबर पढ़ना है, लेकिन मार्क्स वेटेज तो बराबर है। ठीक है ना? सो एटलीस्ट डू सम जस्टिस टू द पेपर। व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट अराउंड 6 months before, ideally, or at least 4 months before. That is advisable, most important. इससे क्या होता है, अपने को 2 रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। 2 रिवीजन करने से क्या होता है, ICAI क्वेश्चन पेपर में क्या करता है, टर्म उठा के देता है, टर्म एक वर्ड। अगर बुक ढंग से पढ़ा होगा, वो टर्म्स अंडरलाइन हाईलाइट मार्क किया होगा, अपने इंडेक्स में अपने नोट करते चलेंगे, तो अपने लिए ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग राइट अप कंटेंट रेडी होगा। वो 1.5 दिन का प्रिपरेशन कन्वीनियंट होगा, वो 4 घंटे में परफॉर्मेंस बहुत कन्वीनियंट होगा। 4 घंटा से 3 घंटा होता है ना, 4 घंटा। ठीक है ना? सो it is strongly advised that you maintain proper, it is strongly advised that you maintain proper notes, okay, while we do the classes. We will keep telling you also
प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी शुरू करिए. Lot of people have this mindset 2 महीना पहले प्रिपेयर करेंगे हो जाएगा, but this is not an advisable strategy. We do not recommend this. Okay, frankly not advisable at all. थोड़ा टाइम से प्रिपरेशन शुरू करोगे, एटलीस्ट 4 months पहले तक कोशिश करो, यू कैन स्टार्ट ऑफ, देन यू विल गेट. क्लासेस ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना. द एंटायर रिस्क मैनेजमेंट कैन बी फिनिश्ड ऑफ इन लाइक मैक्सिमम 15 days, 10 दिन 15 दिन, along with some other subject parallelly, ठीक है ना. तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस वगैरह नहीं होगा, लेकिन ढंग से समझ के अपना इंडेक्स नोट्स, अपना कंफर्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उस 1.5 दिन में अच्छे से देख सके, उस 4 घंटे में टॉपिक्स को ढूंढ के समझ के लिख सके ढंग से. दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, अगर आपको थोड़ा सा पेपर का बिल्डअप दें हम, हाउ द क्वेश्चन पेपर कम्स. क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, बट पेपर का फॉर्मेट के लिए भी एक आइडिया दे रहा है आपको. इनिशियली जब सबसे पहला बार इलेक्टिव्स आया 2018, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिस्क मैनेजमेंट एज अ पेपर लिया, ऑप्शन चूज किया. लेकिन ओवर टाइम पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि रिस्क मैनेजमेंट इजी है. अचानक से 1 टर्म 2 टर्म पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया. ट्रिकी इज द वर्ड, आई डोंट कॉल इट डिफिकल्ट. ट्रिकी आया. सो ट्रिकी क्यों आया? क्योंकि उसके पहले कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आए थे, और लोगों को लगा अच्छा हाँ मेरे को तो खाली बुक से ढूंढ के निकालना होता है, मार्क्स आ जाता है, यही कर लेते हैं. फिर पेपर में क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दिमाग लगाना पड़ा, खाली ढूंढने से नहीं हो रहा था. और सर इसमें तो दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये वाला नहीं दूसरा वाला लेते हैं. कोई बोला एक्स लेते हैं, कोई बोलता वाई लेते हैं. मैं ये नहीं बोलता कि आपको एक्स नहीं लेना चाहिए, वाई नहीं लेना चाहिए. मैं ये बोलता हूं आपको इलेक्टिव चूज करते टाइम इजी सोच के इलेक्टिव चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा पेपर इजी आएगा ये नहीं पता. ओके, और कोई भी टर्म में कोई भी पेपर को ट्रिकी बनाया जा सकता है, और किसी भी सेट का इलेक्टिव का पेपर स्टैंडर्ड इजी आ सकता है. सो एडवाइजेबल होता है कि आप टॉपिक ऐसा चूज करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो पढ़ने में आपका इंटरेस्ट हो, एंड एट द सेम टाइम ऐसा टॉपिक हो जो आप आगे जिसमें बिल्डअप करके अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड हो. क्योंकि अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट इलेक्टिव में चूज करते हो जिसमें आपको एकदम भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये आफ्टर क्वालिफाइंग अपने लिए ऑन द इंटरव्यू टेबल बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आई गो एंड से सर मैंने इलेक्टिव में ये चूज किया था, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, ये मैंने चूज किया क्योंकि इसका पेपर इजी आता है, मैंने सुना था. Not advisable. Okay. Give you an idea of the paper format. So you will have 5 case studies. You have to answer. Just a sec. You have to answer any 4 out of 5. Each case study $25 marks में That's how the paper is structured. ठीक है ना. आपके टोटल पेपर के अंदर 5 केस स्टडीज आ रहा होगा, जिनमें से 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं. ये 4 केस स्टडीज 25-25 मार्क का यानी 100 मार्क का पेपर है आपका. हर एक केस स्टडी के अंदर 10 मार्क का एमसीक्यू, दैट इज हाउ यू हैव गॉट 40 मार्क्स का एमसीक्यूज एंड 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. नाउ
आउट ऑफ दिस एंटायर 125 मार्क्स का पेपर, MCQ is 40%. ठीक है ना? इवन MCQs को भी अगर साथ में काउंट करें तो इसको समझो कि 25% ऑफ योर पेपर डायरेक्ट होगा। सर डायरेक्ट मतलब ICI के मैट में उसका आंसर होगा और वो डायरेक्ट आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा। 25% ऑफ द पेपर MCQs वगैरह मिला के, ठीक है ना, 25% ऑफ द पेपर, यानी 125 का 25% अपने बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 35 मार्क्स ऐसा होगा जिसका आंसर डायरेक्टली ICI मैट में होगा और आपको डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं से पूछ रहा होगा, बस आपको ये नहीं पता होगा कहां से पूछ रहा होगा। जैसे करेंटली रिसेंटली आया था May 22 के टर्म में, ठीक है ना, May 22 के टर्म के अंदर आया था कई सारे क्वेश्चंस जहां पे आपको पूछा एक्सप्लेन दीज वर्ड्स। वो वर्ड्स बुक में है कहीं ना कहीं, अलग अलग चैप्टर के कुछ कुछ वर्ड्स होंगे। अब आपको वो वर्ड्स कहां है पता होना चाहिए, डिस्क्राइब करना था, एक्सप्लेन करना था, डिस्कस करना था, रिलेटिंग टू केस स्टडी था, ऑल दैट वाज देयर, लेकिन अल्टीमेटली बुक में वो वर्ड्स थे जो अपने को आंसर करना था, ठीक है ना। अराउंड 30% ऑफ पेपर इनडायरेक्ट होगा बट ICI मैट बेस्ड होगा। सो व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट बट ICI मैट बेस्ड, यानी हम बोलना चाह रहा है अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द पेपर, यानी अगेन अबाउट about 35-40 मार्क्स ऑफ द पेपर ऐसा होगा जहां पे आपको आंसर ICI मैट में होगा, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ रहा होगा कि उसको क्या चाहिए आंसर। आंसर ICI मैट में होगा लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली बोल नहीं रहा होगा कि उसको आंसर क्या चाहिए। इट्स अ क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट लेकिन आंसर डायरेक्टली ICI मैट में इसमें होगा। 15 to 20% of paper न्यूमेरिकल्स होगा। न्यूमेरिकल्स यानी सम्स हो रहा होगा। सम्स में कुछ नए टॉपिक्स ऑफ सम्स आएंगे इन रिस्क मैनेजमेंट। कुछ सम्स आते हैं हमारे एग्जाम्स में SFM से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह एक दो चैप्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड आते हैं। कुछ सम्स हमारे पेपर में आते हैं इंटर के FM रिलेटेड, जैसे कैपिटल बजटिंग आपका सीखा हुआ होता है, कैपिटल बजटिंग और उसका एक भाई टॉपिक होता है, भाई टॉपिक रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग और उसका एक भाई टॉपिक होता है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ये दोनों टॉपिक कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ये टॉपिक से सम्स आता ही आता है आजकल ऑलमोस्ट। सो दैट इज गोना बी अ टॉपिक जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है पैरेलली, साथ साथ में। ओके, एंड लास्ट द रिमेनिंग 25 to 30% is application based. This is from 125 marks, huh? 25 to 30% is application based, यानी सर जिसका आंसर ICI मैट में नहीं होगा, जो आपको आंसर करना होगा अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, जो आपने समझा बुक्स को पढ़ के। ये 25 to 30% ऑफ पार्ट ऑफ द पेपर है जो अपने को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर करना होगा। आप बुक ढूंढेंगे तो ढूंढते रह जाओगे क्योंकि बुक में आंसर ही नहीं होगा इसका।
इसका आंसर आईसीआई मैट में नहीं होगा, 25% ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इसमें से ऑब्वियसली कुछ ऑप्शन में भी निकलेगा, 25 मार्क का एक केस स्टडीज अपने ऑप्शन में भी निकाल रहे होंगे, लेकिन हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अपने जो 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसमें मैक्सिमम 15 से 20 मार्क ऐसा होगा जहां मुझे आउट ऑफ आईसीआई मैट बेस कुछ अपने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर करना है। 80 अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% ऑफ द पेपर इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स ऐसा होगा जिसको हम लोग आईसीआई मैट को यूज करके आंसर कर पा रहे होंगे, या तो आंसर डायरेक्टली दिया होगा या आईसीआई का क्वेश्चन को समझ के आईसीआई का मैट के बेस में आंसर लिखना रह रहा होगा। ओके, hence it is very important that you are very comfortable with your institute mat base। अपनी क्लासेस एज इज यूजुअल ऑफ माई टीचिंग स्टाइल कि मैं कोई भी थ्योरी अगर पढ़ाता हूं तो आईसीआई मैट से ही पढ़ाता हूं, बिकॉज आई थिंक दैट इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। उसके लिए याद रखना, रिटेन कर पाना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। सो हम जितना भी थ्योरी डिस्कस करेंगे वो आईसीआई मैट बेस्ड होता है, एंड हेंस यहां पर भी रिस्क मैनेजमेंट का जितना हम डिस्कशंस करने वाले हैं हम सब आईसीआई मैट बेस्ड से ही करने वाले हैं। बाकी ऑब्वियसली वी विल हैव माई समरी बुक्स है, केस स्टडी मॉड्यूल्स है जिससे अपने केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, साथ में कई सारे केस स्टडी सेशंस होंगे, न्यूमेरिकल सेशंस होंगे जहां पे सम्स करेंगे, सम्स का अलग आपके लिए वो शीट्स वगैरह रहेगा। लेकिन जितना भी हम लोग क्लास में डिस्कशंस करने वाले हैं वो सब प्योरली आईसीआई मैट बेस्ड होने वाला है, बिकॉज फ्रैंकली major part of the paper, more than 50% of the paper I can answer by using that book. So you have to be very thorough with that book. That's important. याद नहीं करना है। Gone are the time where I had to make mnemonics to remember. मुझे mnemonics नहीं चाहिए सर, मुझे इंडेक्स चाहिएगा। अच्छा इंडेक्स अच्छे से बनाएंगे हम, अगर अच्छा इंडेक्स बन गया तो there is nothing that stops me from being able to score well in the paper, because मेरे पास इंडेक्स होगा, मुझे पता है क्या वर्ड कहाँ है, मुझे पता है कौन सा टॉपिक कहाँ है, तुरंत गए, समझा, लिखा, आगे बढ़ा। ओके, नाउ न्यूमेरिकल्स भी जो आएगा हमारे लिए अराउंड 20 मार्क का, अराउंड 20 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क, ये न्यूमेरिकल्स भी कुछ सम्स आरएम मैट बेस्ड होगा, जैसे कि वैर को एक कॉन्सेप्ट है, ऑल्टमैन जेड स्कोर वगैरह है, कुछ न्यूमेरिकल्स है हमारा, कुछ एसएफएम रिलेटेड सम्स होंगे एक दो, और कुछ एफएम इंटर रिलेटेड सम्स होंगे एक दो। दैट्स हाउ द ब्रेकअप विल बी स्प्रेड। एमसीक्यू में भी न्यूमेरिकल्स आता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर इतना तो मार्क्स ही नहीं बचा, न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू में भी आता है जहां 1-2 मार्क का भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है अपने लिए। ओके, इसीलिए कई बार लोगों को लगता है कि एसएफएम की तरह ये भी एक प्रैक्टिकल पेपर होगा। ये और एक इंपॉर्टेंट मिथ है जिससे आपको बाहर निकलना है। आरएम इज नॉट अ थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर, इट्स अ प्योर थ्योरी पेपर। इट इज लाइक EIS SM जहां पे कुछ न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है जैसे फ्लो चार्ट्स, कुछ MCQs आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज इट्स अ प्योर थ्योरी पेपर। That's how this paper is also, कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाता है, ऑब्वियसली EIS SM जैसा एग्जैक्टली नहीं कि इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी थ्योरी ओनली फॉर अस। ठीक है ना? नाउ lot of people have a habit of learning theory, और वो आरएम पढ़ते टाइम भी लर्न करना शुरू कर देते हैं। आपको याद नहीं करना है आरएम में, कुछ भी याद करने का कुछ है ही नहीं सर, पूरा बुक सामने रहेगा एज इट इज, पन्ना खोल के आंसर करने वाले हैं सर हम लोग। मुझे क्या याद रहना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहां है, उसके अंदर समझा हुआ होना चाहिए क्या लिखा है, लेकिन याद नहीं करना कि उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि बुक सामने रहेगा, खोल के देख लेंगे। ठीक है ना? अंडरस्टूड होगा तो वहां बैठ के समझने का टाइम नहीं मिलेगा सर, लेकिन समझा हुआ होगा तो ढूंढ के आंसर कर पा रहे होंगे हम लोग सर। So hence what we should be doing right now is we should be understanding each of the concepts and making a strong index so that in the exam hall I know my concepts, I know where it is located, I simply pick it up, answer it and move forward. That's how I will be moving ahead in the preparations. हमें आरएम को 3 रिविजन्स देना है, ये मान के चलिए 3 रिविजन्स। एक बार आप क्लासेस कर रहे हो साथ साथ में, आइडियली एक बार आपको घर पे पैरेलली करना चाहिए, आपको एक बार घर पे पैरेलली करना चाहिए। बाकी हम जब
केस स्टडी सेशंस लेंगे, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रिविजन्स होगा, बिकॉज जो क्लास में डिस्कस किया होगा वो सारे कॉन्सेप्ट्स, एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, उसमें कई सारे चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली कई सारा चैप्टर्स रिवाइज हो रहा होगा आपका। बाकी हम लोग लास्ट का 3 महीना में एटलीस्ट एक बार और आइडियली 2 बार रिवाइज करते हैं। सो लेट्स से सेकंड एंड थर्ड मंथ में एक बार रिवाइज करते हैं, लास्ट का 1 महीना में एक बार देखते हैं उसको, और फिर 1.5 दिन में एक बार देखते हैं। दैट बिकम्स 4। 4 बार किया जा सकता है, नहीं तो एटलीस्ट 3 बार तो आपको करना ही चाहिए। दैट्स एडवाइजेबल। ओके, और एक चीज ये समझिएगा, लॉट ऑफ पीपल थिंक बाकी पेपर्स में ऐसा होता था कि पास्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर देखने का दरकार नहीं देखते थे, या पास्ट टर्म का टॉपिक्स हटा देते थे। यहां जो भी आरटीपी, एमटीपी और पास्ट टर्म का केस स्टडीज है वो सब अपना केस स्टडी कंपाइलर में इंक्लूडेड है। लेकिन ये केस स्टडी कंपाइलर बहुत यूजफुल है, क्योंकि इससे मुझे 2 चीज होता है। कई बार एक तो केसेस को हैंडल करना, टैकल करना आ जाता है, दूसरा कई बार एग्जाम में केस स्टडी कहानी अलग होगा, उसके नीचे का क्वेश्चन सेम होगा, या कई बार कहानी सेम होगा, उसके नीचे का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा। लेकिन अगर सिमिलर कहानी पढ़ा हुआ होगा या सिमिलर क्वेश्चन दूसरा कहानी के अंडर देखा हुआ होगा, तो अपने ज्यादा बेटर उसको तुरंत, ओपन बुक है, बुक तो अपने पास होगा, तुरंत रेफर करके उसको देखकर आंसर कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। So it's going to be important that you use all the 3 books, the ICI MAT, the summary and the index part, and the case study module while you're preparing, so that you can use it in revisions in the 1.5 days, in the 4 hours, and perform an Excel. लेकिन तीनों बुक को यूज करना है, और अभी से यूज करेंगे, साथ में हम यूज करेंगे, तभी आप घर पे खोल पाएंगे, वरना बुक लेके बैठे रहेंगे, काम में आएगा नहीं, यूज होता नहीं है अदरवाइज। ओके ओके, यहां ऑनवर्ड्स अब थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके आरएम के बुक में 9 चैप्टर्स है। किसी ने अभी तक बुक खोल लिया होगा तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स इन ऑर्डर करवाऊंगा मैं, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक कनेक्टेड टॉपिक्स होगा, एक ही ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक कनेक्टेड टॉपिक्स होगा, कनेक्टेड, somehow they will all be connected to each other। बट ये पहला 4 चैप्टर्स एक प्रोसेस की तरह पढ़ाऊंगा आपको, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की तरह, तो कहीं ना कहीं एक लिंक होगा इनके अंदर। तो पहले क्या रिस्क होता है, क्या क्या सोर्सेज ऑफ रिस्क हो सकता है, कैसे कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे इवैल्यूएट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट सही सही हो रहा है कि नहीं, ये सब कनेक्टेड टॉपिक्स होने वाला है। फिर कई सारे न्यूमेरिकल टॉपिक्स वाला एक चैप्टर आएगा, वैर आएगा, क्रेडिट रिस्क के ऊपर एक टॉपिक आएगा, गवर्नेंस है, ऑपरेशनल रिस्क है, ईआरएम है, वी विल हैव इंडिपेंडेंट चैप्टर्स उसके बाद, ठीक है ना, कनेक्ट करेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट होगा। ये 4 इंपॉर्टेंटली इन ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं आपका बुक का नाम। That is how I start any subject. The students who have studied from me earlier will know this is my teaching style, sir. The rest are now coming to know. Okay, risk management. So we will first discuss these 2 terms with you. अभी तक खाली हमने first approximately 25 minutes हमने आपको खाली एक overview दिया है about the paper, about your approach towards the paper, क्या होना चाहिए, इसको किस तरह prepare हमें करना है और कैसे हम classes में prepare करेंगे। Also ये समझिएगा कि मेरी classes 2 अलग अलग मोड में रन करेगी। जैसे आपका घर का गुड नाइट होता है जो एक्टिव मोड और डबल एक्टिव मोड में आता है, वैसे ही मेरी क्लासेस भी 2 अलग अलग मोड में चलेगी। इन जनरल भी चलती है, पर खास करके आरएम के पेपर में, क्योंकि यहां मुझे याद तो करना नहीं है सर, तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे चीजों को, सिर्फ अच्छे से डिस्कस करेंगे, और फिर बुक में जाके अच्छे से उसको अंडरलाइन कर लेंगे, अपना इंडेक्स वगैरह में अपडेट कर लेंगे, ताकि उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ हो, इंडेक्स मेरे पास रेडीली अवेलेबल हो। मेरा प्रिपरेशन यही है, समझा हुआ होना चाहिए, इंडेक्स अच्छे से तैयार हो, एग्जाम हॉल में जाने के बाद और कुछ नहीं चाहिए, समझा हुआ होगा, आंसर कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे इंडेक्स को लेके और लिख पाएंगे। ओके, रिस्क मैनेजमेंट, आइए शुरू करें यहां से अपना डिस्कशन को। सबसे पहले व्हाट इज रिस्क? The people who are doing my classes recorded, please do participate. How do you participate? If I ask a question, you have to answer it to yourself.
आंसर इट टू योरसेल्फ। बगल वाला जो सोचेगा सोचेगा, लेकिन हमें बोलना है। अदरवाइज ये थ्योरी थोड़ा मोनोलॉग हो जाएगा, मोनोलॉग बोरिंग हो जाएगा। उसको 1.5 घंटा 2 घंटा तक टैकल कर पाना, हैंडल कर पाना, 2-2 घंटा का थ्योरी लेक्चर्स, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इंटरैक्ट विथ योरसेल्फ, बट दैट्स हाउ आई वांट यू टू इंटरैक्ट विथ मी। व्हाट इज रिस्क? सोचो, बोलो बोलो, मे बी नॉट लाउड बट टेल इट टू योरसेल्फ, व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज लॉस, कुछ लोग बोलते हैं। रिस्क इज अनसर्टेनिटी, रिस्क इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, चांसेस ऑफ लॉस, रिस्क इज एनीथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर द बिजनेस। कई सारे लोग बोलते हैं ऐसे, बट लॉजिकली समझना, इंटर का स्टूडेंट्स लोग को भी समझाता है हम तो, अगर रिस्क इक्वल टू लॉस होता तो सर फाइनेंस में तो हम हमेशा बोलते हैं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट्स या हाई रिटर्न्स। सो अगर रिस्क इक्वल टू लॉस होता तो हाई रिस्क हाई लॉस बोलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम तो बोलते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न हाई प्रॉफिट्स फाइनेंस की दुनिया में, ठीक है ना। सो रिस्क इज नॉट इक्वल टू लॉस, रिस्क इज द चांसेस ऑफ लॉस, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? बोला सर कोई भी चीज रिस्की है यानी उसमें लॉस होने का चांसेस है। इनफैक्ट रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी, बट एवरी अनसर्टेनिटी इज नॉट रिस्क। ये अपने आएगा चैप्टर्स में सीखेंगे अभी, इनफैक्ट चैप्टर 1 में ही अपने लिए आने वाला है, ठीक है ना। रिस्क और अनसर्टेनिटी में वी विल डिस्कस दैट रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी बट एवरी अनसर्टेनिटी इज नॉट रिस्क। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो रिस्क क्या है सर? बोला रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट अ थ्रेट विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी लीडिंग टू लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इंटर का बच्चा लोग, मतलब जो इंटर में पढ़ा है वो लोग को करेक्ट करना चाहिए। बाकी लोग, आप लोगों ने भी इंटर में डेफिनेटली वर्ड सुना होगा, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट अ थ्रेट विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी लीडिंग टू लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इज रिस्क, द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इज कॉल्ड रिस्क। समझ में आ रहा है क्या? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी that a threat will be able to exploit a vulnerability leading to losses for the organization. That a threat will be able to exploit a vulnerability leading to losses for the organization. So what is a threat and what is a vulnerability? What is a threat? You should be talking to yourself by now. Wait कर रहा है। Every risk is an uncertainty, but every uncertainty is not risk. Okay. और next, risk is possibility of loss. Possibility of threat exploiting a vulnerability.
अभी कॉपी मत करना, हम टाइम दे देगा बाद में. रिस्क में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉइंट समझिएगा. रिस्क में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सर हाउ कैन रिस्क बी पॉजिटिव? सम रिस्क विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर मी. चांसेस ऑफ प्रॉफिट होगा तभी तो हाई रिस्क हाई रिटर्न का चांसेस होगा. तो रिस्क में भी नेगेटिव जहां पे लॉस का चांसेस होगा, या रिस्क में भी पॉजिटिव जहां प्रॉफिट्स का भी चांसेस होगा. ओके ये इंटर वाला डायग्राम है. Vulnerability leads to attack through threats and the attack leads to exposures यानी losses. Vulnerability word का मतलब होता है weakness. Vulnerability word का मतलब होता है weakness. Attack is any agent that can exploit the weakness. Sorry, threat is any agent that can exploit the weakness. Vulnerability is a weakness. Threat is any agent that can exploit the weakness. The exploitation is going to be called attack. And the attack leads to exposures or losses. For example, if I keep my office gate door unlocked, it's a vulnerability. But if the entire building is so safe, nobody enters in the building, and everybody is so trustworthy that there is no risk, there's no problem. On the contrary, if I put locks on doors, if I put CCTV, and yet there are some malicious people who try to enter, but they will not be able to enter because I will have locks, CCTV cameras and everything. लेकिन अगर मेरा कंट्रोल्स में वीकनेस होगा और अगर कोई थ्रेट होगा जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अनऑथराइज्ड एक्सेस करने का कोशिश करेगा, देन दे कैन बी एन अटैक दैट कैन लीड टू एक्सपोजर्स एंड लॉसेस फॉर द बिजनेस. आर यू गेटिंग ऑल दिस एवरीवन? तो कोई भी रिस्क मटेरियलाइज होने के लिए, लॉस होने के लिए दो चीजें होंगी. एक वीकनेस होगा, वल्नरेबिलिटीज, और एक थ्रेट होगा. एक वल्नरेबिलिटी होगा और एक थ्रेट होगा. वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ वीक इम्यून सिस्टम, दैट्स अ वीकनेस. But if I keep myself protected from all harmful bacteria and viruses, I will not fall sick. On the reverse, if I have a strong immune system and if I'm attacked by harmful bacteria and viruses, I will still not fall sick. If I have a weakness in my immunity but I keep myself protected from harmful bacteria and viruses, I will not fall sick. If I have a strong immune system and if I'm attacked by harmful bacteria and viruses, I will still not fall sick. लेकिन अगर मेरा इम्यूनिटी में वीकनेस होगा एंड इफ आई एम अटैक्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस, देन आई विल कैच कफ, कोल्ड, फ्लू एटसेट्रा. एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इज गोइंग टू बी कॉल्ड रिस्क फॉर अस. समझ में आ रहा है क्या? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी that a threat will be able to exploit a vulnerability leading to losses for the organizations. यहां तक समझ में आ रहा है everyone? Yes or no? Okay. This is risk. Next, what is management? What is management?
So simple level, management is to manage, management is to make plans, implement plans. सर बचपन वाला मैनेजमेंट सर, मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग अ प्लान, planning, organizing the resources, staffing, directing and controlling. Sir, it's about making a plan, implementing the plan and then controlling to see if the plan is working properly. एक प्लान बनाना है, प्लान को एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करना है और कंट्रोलिंग करके चेक करना है प्लान सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. दिस इज मैनेजमेंट. समझ में आ रहा है ना बेसिक. नाउ व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट में प्लान बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं. तो रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को मैनेज करने का एक प्लान बनाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे और फिर मॉनिटरिंग करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट का प्लान सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. एंड इफ देयर आर डेविएशंस वी विल टेक करेक्टिव एक्शंस. जैसे इंटर में भी सिखाते थे, आप लोगों को बताते थे, कोई भी मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. कोई भी मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ continuous process. So even risk management is not going to be a one time process, it's going to be a continuous process for us. Okay, now management is about ensuring things are being done as planned, ताकि बिजनेस में सारा काम वैसे वैसे हो जैसा मैंने सोचा था हो. दिस इज making a plan, implementing and ensuring, controlling and ensuring that the plans are working as per plans, that the business is working as per plans. लेकिन कई बार डेविएशंस हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग बजटिंग करते हैं, टारगेट वर्सेस एक्चुअल्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं, बजटिंग करते हैं कॉस्ट में, स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं, दैट्स डेविएशन फ्रॉम द मीन, फ्रॉम द एवरेज. लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स अ मींस ऑफ मेजरिंग रिस्क. बीटा का कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स अ मींस ऑफ मेजरिंग मार्केट रिस्क. तो ये सब एग्जांपल्स दे रहे हैं आप लोगों को. रिस्क को मेजर करने के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है. इंटर में फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए, कोई भी रिस्क को मेजर करने के लिए लेवरेज आता था. फाइनल में एसएफएम के अंदर रिस्क को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशंस एसडी आता था, बीटा आता था. एसडी वाज फॉर टोटल रिस्क एंड बीटा वाज फॉर मार्केट रिस्क. ओके, बट मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग अ प्लान and ensuring the work is being done as per plans. Risk management. What is risk management? ये सीखने जा रहे हैं हम लोग. But what is risk and what is management? यहाँ तक clear है ना everyone? Yes or no? एक पूरा बेस ले डाउन किया आप लोगों के लिए. कोई डाउट है? क्लैरिफाई करना. ओके, okay. I'll give you time to copy all this later on. We will now move towards what is risk management.
बोला एक बिजनेस पे बहुत सारा रिस्क एप्लीकेबल होता होगा, यस और नो, यस और नो। एक बिजनेस पे बहुत सारा रिस्क एप्लीकेबल होता होगा, यस और नो। सर रिस्क अलग अलग टाइप का हो सकता है, रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, रिस्क ऑफ हार्डवेयर फेलियर, रिस्क ऑफ सिस्टम क्रैश, रिस्क ऑफ थेफ्ट। हम एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको खाली कि रिस्क बहुत सारा रकम का हो सकता है एंड हर एक रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, यस और नो। ऑब्वियसली नो, दिमाग लगाना है, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। बोला सर हर एक रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता सर, क्यों? बोला सर कुछ रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कुछ रिस्क कम इंपॉर्टेंट होगा। तो बोला रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक रिस्क एपेटाइट सेट करेंगे। इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा भी, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, डिस्कस करते करते ऑलमोस्ट 25% चैप्टर तो खत्म हो गया होगा, हो जाएगा भी, ठीक है ना। even before I start the chapter I would have finished almost 25-50% of the chapter, so pay attention। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले एक रिस्क एपेटाइट सेट करते हैं। सो व्हाट इज रिस्क एपेटाइट? इट्स द टॉलरेबल रिस्क लेवल, इट्स द एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल, इट्स द लेवल ऑफ रिस्क आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट। आप कितना रिस्क एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि जितना रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल कम होगा उतना ही ज्यादा कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा। लेट्स से मेरा टोटल रिस्क इतना है, टोटल रिस्क बिजनेस पे इतना मेरे लिए एक्सेप्टेबल रिस्क है, तो मुझे एक्चुअल रिस्क को टॉलरेबल के अंदर लाने के लिए इतना रिस्क कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज। लेकिन अगर मेरा टॉलरेबल लेवल इतना है तो एक्चुअल को इतना नीचे लाना पड़ेगा। तो जितना आपका एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल कम होगा उतना ही ज्यादा कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा, उतना ही अपने लिए रिटर्न्स कम हो जाएगा, बिकॉज हर एक कंट्रोल का एक कॉस्ट होगा बिजनेस के लिए। इसीलिए जितना रिस्क कम होगा रिटर्न भी कम हो जाएगा। अगर रिस्क टोटली एलिमिनेट कर ले किसी भी तरह तो रिटर्न भी खाली आरएफ मिलेगा। आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। तो बोला सर अगर मेरा रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम हो जाएगा, और रिस्क एलिमिनेट कर दिया तो रिटर्न भी आरएफ बचेगा। तो बिजनेस क्यों कर रहे हो? फिर तो बैठ के पैसा को एफडी में लगा दो। बिजनेस किया है तो रिस्क तो लेंगे, क्योंकि रिस्क है तो रिटर्न है। कुछ लोग बोलते हैं इश्क है, लेकिन हम तो बोलते हैं रिस्क है तो रिटर्न है, ठीक है ना। तो बोला रिस्क है तो रिटर्न है, तो रिस्क लेंगे क्योंकि रिटर्न चाहिए सर। बिजनेस में कुछ तो रिटर्न कमाना है हमारे को, खाली आरएफ नहीं कमाना है। तो रिटर्न कमाने के लिए रिस्क भी लेंगे, लेकिन कितना रिस्क आप लेने को तैयार हैं। सेट योर एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल, दैट्स स्टेप 1। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस पे कौन कौन सा रिस्क एप्लीकेबल है। हमने आपको समझाया बहुत सारा रिस्क एप्लीकेबल होता है और सारा रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा रिस्क एप्लीकेबल है। आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा रिस्क बिजनेस पे एप्लीकेबल है। आइडेंटिफाई करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, खाली लिस्ट ऑफ ऑल द रिस्क एप्लीकेबल ऑन द बिजनेस। ये मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूं ये कई सारे चैप्टर्स में काम में आएगा। चैप्टर 1 में काम में आएगा, चैप्टर 3 में काम में आएगा, कई सारे चैप्टर्स में इसका रेफरेंस है, लिंक आने वाला है। इसलिए ध्यान से सुनो, अभी हम खाली ओवरव्यू लेवल पर ही है आपके साथ, बट जो पढ़ा रहा है वो सब काम में आने वाला है आगे के चैप्टर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर अपने को। ओके, सुनना। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हम यहां बात करेंगे कि बिजनेस के अंदर अलग अलग टाइप का रिस्क है। सारा रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। सर आइडेंटिफाई करना है यानी सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सा रिस्क बिजनेस पे एप्लीकेबल है। आर यू विद मी? और एक लिस्ट बनाएंगे कि बिजनेस पे कौन कौन सा रिस्क एप्लीकेबल है, और फिर
उसको क्लासिफाई करेंगे इनटू मोर इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट। सर उसमें कैसे करेंगे? उसके लिए पहले रिस्क को असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे। जब भी मैं रिस्क को एनालाइज करने का बात करूंगा, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया, पहले रिस्क एपेटाइट सेट किया, फिर रिस्क को आइडेंटिफाई किया। लिख देते हैं आपके लिए स्टेप्स में, सेट रिस्क एपेटाइट, स्टेप 2 बोला आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क एप्लीकेबल। आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क एप्लीकेबल, समझ में आ रहा है क्या? एक बिजनेस पे बहुत सारा रिस्क एप्लीकेबल है, आइडेंटिफाई करिए कौन कौन सा रिस्क एप्लीकेबल है, मेक अ लिस्ट। स्टेप 3 बोलता है एनालाइज एंड असेस द रिस्क। स्टेप 3 बोलता है एनालाइज एंड असेस द रिस्क। सारा रिस्क इक्वली तो इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए, तो बोला एनालाइज एंड असेस द रिस्क। कौन सा रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा रिस्क कम इंपॉर्टेंट, ये जब भी रिस्क को एनालाइज असेस करेंगे, दिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 पैरामीटर्स। जब भी रिस्क को समझेंगे, 2 चीज के बेसिस पे समझेंगे कि होने का चांसेस कितना, और अगर हुआ तो लॉस कितना। जब भी रिस्क को एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे, 2 चीज के बेसिस पे करेंगे कि इसका मटेरियलाइज होने का चांसेस कितना, और अगर हुआ तो लॉस कितना। प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स, होने का चांसेस कितना और अगर हुआ तो लॉस कितना, एक्सपोजर्स। समझ में आ रहा है क्या? कोई चीज का हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो 5%, लॉस 100 करोड़। कोई चीज का हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो 80%, लॉस 100 रुपया। तो बोला अपने को दोनों समझना है और फिर डिसाइड करना है ये रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करके डिसाइड करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है, क्लासिफाई करेंगे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। उसके बाद select and implement suitable response for each risk. Are you with me? आज हर एक बिजनेस के लिए हर एक रिस्क तो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आज फॉर एग्जाम्पल वी एट SKC take almost 90% admissions, 90-95% admissions in online payments, digital payments. So हमारे लिए क्रेडिट कार्ड का रिस्क रहेगा, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, कार्ड रिलेटेड रिस्क होगा। बट वही अगर कोई भी पेट्रोल पंप है तो उसका तो डिजिटल पेमेंट्स या कोई हार्डली होता होगा, ज्यादा करके कैश पेमेंट्स होता है, ज्यादा करके डिजिटल भी बहुत सारा होता है आज के दिन में, लेकिन कैश पेमेंट ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अ पेट्रोल पंप विल नेवर हैव बैड डेब्ट्स, कैश बिजनेस है। बट वहीं अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस, तो कई सारा ट्रेडिंग बिजनेसेस का क्रेडिट सिस्टम होता है, उधार देते हैं 1 महीना 2 महीना, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो बोला अगर क्रेडिट देते होंगे तो बैड डेब्ट्स का रिस्क हो जाएगा। तो हर एक बिजनेस के लिए सारा रिस्क एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट हो जरूरी नहीं है। एनालाइज करेंगे होने का चांसेस कितना, इंपैक्ट लॉस कितना, उसके हिसाब से रिस्क को क्लासिफाई करेंगे मोर इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट में, और फिर हर एक रिस्क के लिए एक सूटेबल रिस्पॉन्स डिसाइड करेंगे। सर रिस्पॉन्स डिसाइड करेंगे यानी अगर ये रिस्क मटेरियलाइज हो नहीं हो इसके लिए क्या करना है, ये रिस्क मटेरियलाइज नहीं हो इसके लिए क्या करना है। बोला या तो रिस्क को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, मिटिगेट करेंगे बाय पुटिंग सूटेबल कंट्रोल्स,
या तो रिस्क को रिड्यूस कर देंगे, मिटिगेट कर देंगे, कम कर देंगे बाय पुटिंग सुटेबल कंट्रोल्स, या फिर रिस्क को अवॉइड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, सर वो काम ही नहीं करेंगे जिसमें रिस्क लग रहा है अपने को, या फिर रिस्क को ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कर देंगे ऑन टू अ थर्ड पार्टी, या फिर रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, खुला रख रहे होंगे, बिकॉज हमें लगता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा रिस्क को हटाना भी नहीं है, इसको ओपन छोड़ देते। हमें खाली समझा के रख रहा है, अभी सब आगे आएगा अपने लिए, ठीक है ना। दिस विल ऑल कम इन द सिलेबस। वी कैन ईदर रिड्यूस द रिस्क, अवॉइड द रिस्क, ट्रांसफर द रिस्क और एक्सेप्ट। देखो एक बार रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजीज लगा दिया, मैनेजमेंट है, लास्ट में क्या होगा, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करता है, इवैल्यूएट एंड मॉनिटर इफ risk management strategies are operating properly and take corrective action if there are deviations। अगर अपने को लग रहा है रिस्क प्रॉपर्ली उतना मैनेज नहीं हुआ है, कुछ और करने का दरकार है, तो फर्दर फॉलो ऑन एक्शंस लेने का बात करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी लाइक द स्टेप्स फॉर अस। Set risk appetite, kind of set targets, measure the actual risk, identify, analyze करके, make plans to cover the risk gap। पहले एक risk appetite set करिए, actual risk को measure करिए, reduce the actual risk within the tolerable levels and ensure it remains within the tolerable levels। हमने कहा था risk management is a continuous process। कई बार नया नया risk आ जाएगा बिजनेस पे, कई बार नया नया रिस्क आ जाएगा, वापस एक्चुअल ऊपर चला जाएगा, वापस कंट्रोल्स वगैरह लगा के, मेजर्स लगा के उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। हेंस रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, वी विल से इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ओके, ओके, वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ रिस्क, बट यहां तक ये भी जाओ तो लिख लो खाली। देखो समझ में आ रहा है क्या? सेट अ रिस्क एपेटाइट, measure actual risk, take steps to reduce the actual risk to acceptable levels, ensure it is maintained at the current levels, at the target levels, and then take further action if required। एक रिस्क एपेटाइट यानी टॉलरेबल रिस्क लेवल, यानी कितना रिस्क आप एक्सेप्ट करने को तैयार है, ये सेट करिए।
आप पे टोटल रिस्क कितना एप्लीकेबल है ये आइडेंटिफाई करके एनालाइज करके जानिए, फिर एक्चुअल को रिड्यूस करिए टॉलरेबल लेवल के अंदर, और फिर इंश्योर करिए कि इसी लेवल पर रहे। अगर एक्चुअल बढ़ जाएगा तो फर्दर एक्शन लेके उसको टॉलरेबल के अंदर लेकर आइए। देखो क्लियर है क्या? First 1 hour we have tried discussing with you overview of the subject and overview of the name of the subject and the basic terms risk management and risk management. We will start off with chapter 1 today. We will start discussing about types of risk, certain types of risk also. But are we very clear with the discussion thus far? पक्का? Okay. वीडियो भी करना है तो इंटरैक्ट करना है, ठीक है ना? ओके आसपास वाला जो भी सोचे, ये सब तो मार्क्स वेटेज वगैरह, आई डोंट थिंक यू वुड रियली बी इंटरेस्टेड टू कॉपी ऑल दिस। दिस इज जस्ट पेपर का माय असेसमेंट ऑफ द पेपर, हाउ इट्स गोना बी मार्क्ड। यहां से थोड़ा कॉपी करते हैं हम लोग, ठीक है ना? अबाउट द टर्म्स रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट।
फिनिश कर लो। Done with the copying part. Our discussion will now move towards ओके टाइप्स ऑफ रिस्क की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। इन जनरल अगर अपने बात करें तो अपना चैप्टर 1 विल बी अबाउट इंट्रोडक्शन टू रिस्क है। अलग अलग टाइप का रिस्क के बारे में सीखेंगे, क्या होता है रिस्क, क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट अपने सीखेंगे, रिस्क क्या क्या टाइप्स के हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू रिस्क है। चैप्टर 2 इज सोर्सेज ऑफ रिस्क, ठीक है ना, कहां कहां से कैसे कैसे बिजनेस पे रिस्क आ सकता है, सोर्सेज ऑफ रिस्क सीखा जाएगा। चैप्टर 3 इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क को मैनेज करने का क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकता है, ये सब अवॉइड रिड्यूस जो लिखवाया है आप लोगों को, ये सब चैप्टर 3 में आएगा। चैप्टर 4 विल बी अबाउट इवैल्यूएटिंग द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, इवैल्यूएट करना कि काम सही सही हो रहा है कि नहीं। नाउ यू कैन कनेक्ट टू ऑल दिस। चैप्टर 5 में कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स आएंगे, वैर वगैरह सीखेंगे हम लोग। चैप्टर 6 के अंदर क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने का बात करेगा हम लोग, क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट क्रेडिटर्स मतलब डेटर्स डिफॉल्टिंग पे, बैंक वगैरह के लिए खास करके क्रेडिट रिस्क वाला चैप्टर बहुत काम का होता है। ओके चैप्टर 7 के अंदर गवर्नेंस एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट का गवर्नेंस एस्पेक्ट्स। चैप्टर 8 के अंदर हम लोग बात करेंगे ERM का, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करने के बारे में बात करेंगे हम लोग। एंड लास्टली 9th चैप्टर के अंदर ऑपरेशनल रिस्क का बात करेंगे, डे टू डे ऑपरेशंस में कहां कहां चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगाना है, डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर 1 में हम जाएंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओके द फर्स्ट चैप्टर दैट वी गो टू टाइप्स ऑफ रिस्क। दो इंपॉर्टेंट रिस्क आएगा सबसे पहले जो आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके सबसे पहला आता है बिजनेस रिस्क। सबसे पहला रिस्क है बिजनेस रिस्क। व्हाट इज अ बिजनेस रिस्क? बोला कोई भी बिजनेस का अल्टीमेटली कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा, टारगेट्स होगा, गोल्स होगा। एनी रिस्क दैट prevents the organization from achieving its objectives will be a business risk. Very broad definition. Any risk that prevents the organization from achieving its objectives will be a business risk. ठीक है ना, वो कोई भी टाइप का इवेंट हो सकता है, लेकिन any risk that prevents the organization from achieving the business objectives will be called a business risk.
एक सेकंड इंपॉर्टेंट रिस्क जो अभी डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इज फाइनेंशियल रिस्क. ओके, नाउ financial risk is the possibility of facing financial losses in the business. Financial risk is the possibility of facing financial losses in the business. What kind of financial losses? Loss of profit हो सकता है, loss of normal profit and loss में normal loss हो सकता है, loss of assets हो सकता है business के लिए. Facing financial losses in the business, the chances of that happening, this is going to be financial risk. फाइनेंशियल रिस्क को और एक तरीके से हम देखते हैं, डिस्कशन के दौरान आएगा कई बार. आपने इंटर में जो सीखा था, फाइनेंशियल लेवरेज वाज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. इट वाज द यूज ऑफ डेट इन द बैलेंस शीट, फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटीज, द यूज ऑफ फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटीज और द फिक्स्ड लायबिलिटी सिक्योरिटीज फॉर अस लाइक डेट, बॉन्ड्स एटसेट्रा, बिकॉज ऑफ इट देयर वाज अ फाइनेंशियल रिस्क. But ultimately financial risk was the possibility of financial losses for the business. The use of fixed return securities in the capital structure, that was financial leverage. Financial leverage के through measure कर देते हैं financial risk, was a measure of financial risk. Okay, यही financial risk को measure करने का अलग अलग तरीका हो जाएगा. Okay, business risk, risk of business not being able to achieve its objectives. Financial risk, risk of facing financial losses in the business, also measured through financial leverage, shows the fixed return capital in capital structure. देखो, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, दो टाइप का रिस्क हो सकता है अपने लिए. दो मतलब बहुत टाइप का हो सकता है. दो इंपॉर्टेंट रिस्क है जो इस पे काफी डिटेल डिस्कशंस होना है अपने लिए. इनफैक्ट हर एक बिजनेस के लिए वी विल डिस्कस, there is a term called inherent risk and there is a term called residual risk. Inherent risk and residual risk. Inherent risk सबसे पहले ऑडिट में सीखा होगा, आई एम श्योर ऑडिट में सीखा है. याद नहीं है ये तो डीम्ड है, बट डेफिनेटली सीखा है. व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? बोला इट इज द टोटल रिस्क ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ द बिजनेस. इट इज द टोटल रिस्क ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ द बिजनेस. जो भी टोटल रिस्क ऑफ द बिजनेस होगा, assuming there are no controls, the total risk of the business is going to be inherent risk. It is the total risk of the business assuming there are no controls. It is because of the inherent nature of business.
समझ में आ रहा है? Inherent risk is the total risk of the business assuming there are no controls. It is because of the inherent nature of controls, ये जो risk, inherent nature of business, जो ये total risk हो रहा होगा. Now, इसी inherent risk में से कुछ रिस्क होगा रिस्क दैट कैन बी कंट्रोल्ड, साथ साथ में कुछ रिस्क होगा इसको हम बोलेंगे कंट्रोलेबल, इसको हम बोलेंगे अनकंट्रोलेबल. जब बच्चा बहुत बदमाश हो जाता है उसको बोलते हैं वो अनकंट्रोलेबल हो गया है. सॉरी, समझ में आ रहा है? तो कुछ रिस्क कंट्रोलेबल होगा सर. कंट्रोलेबल होगा यानी उस पर कंट्रोल्स लगाया जा सकता है. कंट्रोलेबल होगा यानी उस पर कंट्रोल्स लगाया जा सकता है. अनकंट्रोलेबल होगा यानी उस पर कंट्रोल्स नहीं लगाया जा सकता. यहां तक समझ में आ रहा है क्या? रिस्क दैट आर कंट्रोलेबल एंड रिस्क दैट आर अनकंट्रोलेबल. फॉर एग्जाम्पल सर, अगर रिस्क ऑफ बैड डेप्स है, बैड डेप्स, रिस्क ऑफ बैड डेप्स कंट्रोलेबल है, हम क्रेडिट सेल्स बंद कर देगा, क्रेडिट सेल्स ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली रिस्क ऑफ बैड डेप्स कैन बी एलिमिनेटेड फॉर अस. ठीक है ना? कोई भी रिस्क जिससे बचने के लिए हम लोग कंट्रोल्स लगा सकते हैं. ठीक है, कंट्रोलेबल होगा. अनऑथोराइज्ड एक्सेस का रिस्क, कोई चोरी से घुस गया, उसके लिए हम लोग कंट्रोल्स लगा सकते हैं. कुछ रिस्क होगा अनकंट्रोलेबल जिसपे आप कंट्रोल्स नहीं लगा सकते. इंटरेस्ट रेट चेंजेस इन द मार्केट, पॉलिटिकल चेंजेस, टेररिस्ट अटैक्स, मीटियोर शावर का रिस्क, मीटियोर शावर का रिस्क, मीटियोर आके गिरेगा और आप ही के ऑफिस पे आके गिरेगा. अनकंट्रोलेबल. अब ये कंट्रोलेबल में भी कुछ रिस्क होगा जहां कंट्रोल्स आर प्लेस्ड, जिन पे हम कंट्रोल्स लगाते हैं, और कुछ रिस्क होगा जिसपे नो कंट्रोल्स आर प्लेस्ड. मतलब ऐसे समझो, इट इज परसीव्ड टू बी इंपॉर्टेंट, perceived to be not important. तो यहां पे क्या होगा? कंट्रोल्स आर प्लेस्ड. यहां इनफैक्ट इस पूरा पे दिस इज रेसिडुअल रिस्क. कॉन्सेप्ट को समझो. व्हाट इज रेसिडुअल रिस्क? बोला सर, इनहेरेंट रिस्क इज द टोटल रिस्क एप्लीकेबल ऑन द बिजनेस. इनहेरेंट रिस्क इज द टोटल रिस्क एप्लीकेबल ऑन द बिजनेस. इसमें से कंट्रोल्स लगाने के बाद जितना भी रिस्क बच जाता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क. कंट्रोल्स लगाने के बाद जितना भी रिस्क बच जाता है दैट्स गोना बी कॉल्ड रेसिडुअल रिस्क. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? रेसिडुअल इज द बचा कुचा, जो लास्ट में बच गया कंट्रोल्स लगाने के बाद. द टोटल रिस्क रिमेनिंग आफ्टर द कंट्रोल्स हैव बीन प्लेस्ड दैट्स गोना बी कॉल्ड रेसिडुअल रिस्क. क्लियर हो रहा है क्या? Total risk remaining after controls have been
placed. Total risk remaining after controls have been placed, that's going to be residual risk. Okay, this is residual risk. जो बच गया सारा कंट्रोल्स वगैरह लगाने के बाद, that risk is going to be my residual risk. अब यहां से समझो, मेरे लिए जितना भी रिस्क होगा broadly can I say risk can be internal or external? Same risk, can I say it can be controllable, uncontrollable? ऐसा नहीं है इंटरनल इज कंट्रोलेबल, डोंट कंफ्यूज विद दैट. इंटरनल में कुछ कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल हो, एक्सटर्नल में भी कुछ कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल हो सकता है. हमसे बोल रहा है हर एक रिस्क को या तो इंटरनल एक्सटर्नल कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं या कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल बाइफरकेट कर सकते हैं. सर इंटरनल रिस्क हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, इंटरनली कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है हमारे को, दैट इज गोइंग टू बी इंटरनल रिस्क. एक्सटर्नल रिस्क इज बिकॉज ऑफ मार्केट, कॉम्पिटिटर्स, इन्वायरमेंट रिलेटेड. मेरा मशीन खराब हो गया, इंटरनल रिस्क है. ठीक है ना, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, खराब हो गया, नहीं चल रहा है, सिस्टम में हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, कंप्यूटर में वायरस लग गया, दीज आर इंटरनल रिस्क. एक्सटर्नल रिस्क विल बी अगर कंज्यूमर का डिमांड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, गवर्नमेंट का पॉलिसीज वगैरह चेंज हो गया, कुछ भी. कंट्रोलेबल रिस्क इस जिसपे हम कंट्रोल्स लगा सकते हैं, अनकंट्रोलेबल वो जिसपे हम लोग कंट्रोल्स नहीं लगा सकते. यहां तक समझ में आ रहा है? ओके ओके, आगे बढ़ते चलेंगे. इतना भी कॉपी करके फिनिश करो ना साथ साथ में. गिव यू 2 minutes.
डायग्राम कॉपी कर लो। ओके, इनके सिवाय ये लास्ट 5 मिनट्स ऑफ डिस्कशन है, हाँ फिर बुक में चलेंगे, फिर बुक का रीड राइट चलेगा। हमने इनहेरेंट रिस्क डिस्कस कर लिया, हमने रेसिडुअल रिस्क डिस्कस कर लिया, एक आता है कंट्रोल रिस्क और एक आता है ऑडिट रिस्क। व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? कि हमने ये जो कंट्रोल्स लगाए हैं, हमने ये जो कंट्रोल, बाकी तो रेसिडुअल में चला गया, उस पर तो कंट्रोल्स ही नहीं लगाए हैं, लेकिन ये जो हमने कंट्रोल्स लगा दिए उसके बावजूद कुछ भी गड़बड़ होने का चांसेस, उसके होते हुए भी हमने तो कंट्रोल्स लगा दिए ताकि गड़बड़ नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ भी गड़बड़ हो गया अगर, ये होने का चांसेस, कंट्रोल रिस्क। द पॉसिबिलिटी दैट ऑफ अ लॉस हैपनिंग और द पॉसिबिलिटी दैट डिस्पाइट द कंट्रोल्स, कंट्रोल्स के होते हुए भी रिस्क में मटीरियलाइज होने का चांसेस इज कंट्रोल रिस्क। और अगर कंट्रोल्स में कोई लूप होल्स होगा, लैक्यूना होगा, जिसके वजह से कंट्रोल्स के होते हुए भी लॉसेस हो गया, कंट्रोल रिस्क। लेकिन अगर कंट्रोल्स में कहीं भी कोई इश्यूज होगा या कोई भी इंपॉर्टेंट रिस्क कवर्ड नहीं होगा तो हम ऑडिट में कवर हो जाना चाहिए, ऑडिट में चेक कर लेंगे। लेकिन ऑडिट करने के बावजूद हम ऐसा कोई भी लूपहोल नहीं कवर कर पाते, डिटेक्ट कर पाते हैं। Audit risk is the fact that the audit procedures will fail to detect any gaps, lacunas that we should have been able to detect. The possibility कि हम audit procedures के अंदर detect नहीं कर पाएंगे, that's going to be audit risk. Inherent risk is the total risk. उसको कंट्रोल से कवर करने का कोशिश करते हैं, कंट्रोल्स लगने के बावजूद भी गड़बड़ होने का चांसेस, दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल लगने के बावजूद भी गड़बड़ होने का चांसेस इज कंट्रोल रिस्क, लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो ऑडिट में डिटेक्ट हो जाना चाहिए, ये ऑडिट में डिटेक्ट नहीं कर पाने का चांसेस इज ऑडिट रिस्क। सो टोटल रिस्क is the inherent risk of which you will put controls, but despite the controls the chances of risk materializing is control risk. But if the risk materializes, we should be able to detect in audit procedures. The possibility that the audit procedures will fail to detect is audit risk. ठीक है ना?
इतना आई थिंक डिस्कशंस काफी होगा एक बार के लिए, अभी बहुत कुछ और डिस्कस करते चलेंगे. वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ चैप्टर 1 विथ यू. दैट्स इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क. बहुत बेसिक होगा जहां पे सिर्फ रिस्क टर्मिनोलॉजी सीखना है हमारे को. इनफैक्ट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कस किया है हमने आपको ओवरव्यू समझाते हुए कि रिस्क इज अनसर्टेनिटी बट नॉट वाइस वर्सा. अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क वगैरह को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना. डायनामिक नेचर ऑफ रिस्क एक अलग टॉपिक आने वाला है. टाइप्स ऑफ रिस्क में बहुत बड़ा लिस्ट होगा, बहुत बड़ा. दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, बहुत बड़ा एक लिस्ट डिस्कस करेंगे क्या क्या टाइप्स ऑफ रिस्क हो सकता है अपने लिए. सबसे पहले व्हाट इज रिस्क, आइए बुक में चलेंगे. Risk derives from the early Italian word risco, which means danger, or risicare, which means to dare, और French word risk. ये अलग अलग वर्ड्स है, ठीक है ना. इटालियन एंड फ्रेंच वर्ड्स है जहां से ये वर्ड आया है. रिस्को, ठीक है ना. रिसिक और रिसिकेयर. रिस्क इज अ चॉइस रादर देन अ फेट. आप खुद इच्छा से रिस्क लेते हैं, ठीक है ना. इट इज नॉट डेस्टिनी, सर किस्मत. इट्स नॉट किस्मत, इट्स यू टुक अ रिस्क. जानते हुए कि इसमें रिस्क था तो लॉस हो सकता था, लॉस हुआ. तो इट्स नॉट अ फेट, इट्स अ चॉइस. द एक्शन कंपनीज डेयर टू टेक आर सेंट्रल टू आवर डेफिनेशन ऑफ रिस्क. रिस्क एंड रिवॉर्ड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ये वर्ड समझ में आ रहा है. रिस्क एंड रिवॉर्ड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. They integrate decisions with corporate strategy and strike a healthy balance between risk management as an opportunity and a protection shield. ये वर्ड समझना. बोला सर रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स विद कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. इंटीग्रेट्स विद कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी यानी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाते टाइम स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा रिस्क को मैनेज करना. बिजनेस का जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो स्ट्रैटेजी बनाने का एक हिस्सा होगा, एज अ पार्ट ऑफ इट विल बी टू मैनेज रिस्क. एंड रिस्क को मैनेज करते टाइम हम दो चीज कर रहे होंगे. हमने कहा था रिस्क में हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स. तो बोला कुछ रिस्क में हैव पॉजिटिव इंपैक्ट्स, कुछ रिस्क में हैव नेगेटिव इंपैक्ट्स. तो बोला रिस्क जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स होगा, थ्रू रिस्क मैनेजमेंट वी विल ट्राई टू capture the opportunities. Through risk management we will try to capture the opportunities. At the same time जो risk का negative impacts होगा उस risk से हम अपने आप को protect करने का कोशिश करेंगे. So through risk management I will try to capture the opportunities. I will try to protect against the negative risks. Are you getting this? A business event, if it occurs, can have a positive or negative impact on the business objectives. Generally we discuss risk, when we discuss risk we fall into the trap of thinking that the risk has negative dimension only. Generally हम लोग risk को negative dimension में लेते हैं because हमारे को लगता है कि उसका negative meaning ही है. Okay, ये एक बड़ा सा example है. think of the proverb, accept the inevitable and turn it into your advantage. That is what you do when your business takes risk to create opportunities. आज स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, that is a risk. आज गिरा हुआ भी है, but आज स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, that is a risk. लेकिन अगर हम पहले से ही स्टॉक्स को सेल कर दें at a price so that I am able to buy it back again at a lower price, I can turn risk into opportunities. Okay, so what will happen is inevitable, but what you can do is out of that same you can derive opportunities, turn it into your advantage. Risk arises on account of uncertainty of occurrence. Risk is uncertainty and unknown consequences. होने का chances sure नहीं है, और अगर हुआ तो उसका consequence क्या होगा ये भी sure नहीं होगा. Unknown consequences if the risk event were to occur. पहला बात तो रिस्क का मटीरियलाइज होने का चांसेस श्योर नहीं, अनसर्टेन है. और अगर मटीरियलाइज हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये सर्टेन नहीं होता. Uncertainty is unpredictable and has an uncontrollable outcome. The degree of uncertainty or likelihood of occurrence and the impact, the likelihood and the impact of the risk together forms the magnitude of the risk. You should write it, magnitude of risk. Impact plus probability. दो चीज के बेसिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क को मेजर किया जाता है. होने का चांसेस कितना और अगर हुआ तो लॉस कितना. होने का चांसेस कितना और अगर हुआ तो लॉस कितना. दैट्स मैग्नीट्यूड एंड
That's magnitude of risk, probability and impact. Okay. ICI का एक गाइडेंस नोट है, RBI है, we will use this word in short, risk based internal auditing. रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, हम लोग बहुत सारा चीज ऑडिट रिलेटेड भी रेफर करेंगे, ऑडिट को भी रिवाइज करेंगे, रिलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कई सारा ऑडिट रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह आएगा यहाँ पे जिसको रिवाइज करेंगे, रिलेट करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ रिस्क। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर अ पर्पस, achievement of organizational objectives is clouded by uncertainties that pose both threats and opportunities for increasing success. तो बोला हर एक बिजनेस के सामने कई सारा अनसर्टेनिटीज आता है, कुछ दैट विल बी अपॉर्चुनिटीज एंड सम दैट विल बी थ्रेट्स फॉर अस. Businesses exist in a dynamic environment where change is a constant. ये हम लोग कई बार इंग्लिश प्रोवर्ब बोलते हैं, the only thing constant in this world is change. The only thing constant in this world is change. Okay. Risk may be because of internal or external factors. Read these two parts, lines. Read these two lines. If you read these two lines carefully, notice करिएगा, in a larger sense, we have, in a broader sense, we have taken risk to include both threats and opportunities. In a larger sense, in a broader sense, जब हमने लिया तो we have taken risk can be even threats, it can be opportunities, उससे positive या negative consequence हो सकता है. लेकिन in a narrow sense हमने उसको negative रखा है. It is something that protects us, prevents us, restricts us from achieving our objectives. Impede मतलब रोकना, stop करना. तो बोला in a broader sense, risk can have opportunities or threats, but narrowly it is something जो अपने को objectives achieve करने से रोकता होगा. देखो लाइन समझ में आ रहा है, रीड भी करवा रहा है, समझा भी रहा है साथ साथ में. खाली रीड नहीं करना है, समझना भी है, लेकिन बुक का लाइंस रीड करना भी जरूरी है. खाली समझा देने से भी नहीं होना, खाली रीड करने से भी नहीं होना, ब्लेंड ऑफ बोथ. क्लियर है ना? पक्का पक्का पक्का. यस. बिजनेस रिस्क में आ रहे हैं, आगे आना. बिजनेस रिस्क इंपीड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस रिस्क जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से रोकता होगा. वन लाइन लिखा था हम लोगों ने, रिस्क दैट विल प्रिवेंट अस फ्रॉम अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. बोला एवरी एंटिटी एग्जिस्ट टू प्रोवाइड बेनिफिट फॉर देयर स्टेक होल्डर्स, टू क्रिएट वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स. ओके, every business का ultimate objective होता है to maximize the value for its stakeholders. That's the benefit, that's the objective of every business. तो कोई भी ऐसा रिस्क जिससे बिजनेस का वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स कम होता हो या क्रिएट नहीं होता हो, दैट इज गोइंग टू बी प्रिवेंट्स अस फ्रॉम क्रिएटिंग वैल्यू, दैट्स गोइंग टू बी द रिस्क फॉर अस. आगे देखना. Today's business is constantly changing. It is unpredictable, volatile, and seems to become more complex every day. Organizations face uncertainty and they are not able to precisely determine the likelihood and impact of events. Sir, exactly बता पाना कि ये फ्यूचर इवेंट्स में कितना रिस्क है, कितना उसका इंपैक्ट या प्रोबेबिलिटी है होने का, ये एग्जैक्टली प्रिसाइसली बता पाना मुश्किल होता है. दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट. रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग वेरी इजी, यू नो, वेयर यू कैन जस्ट लिस्ट आउट कि ये चाहिए प्रोबेबिलिटी है, ये इंपैक्ट होगा, इतना लॉस होगा, ये इंपॉर्टेंट, ये अनइंपॉर्टेंट नहीं. ओके, risk management enables the management to deal with risk by reducing their likelihood or downsiding their impacts. देखना, इस लाइन को वापस देखना. हम लोग जब रिस्क को मैनेज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को कम करने का कोशिश कर रहे हैं. सर हमने कहा रिस्क को मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क इज इंपैक्ट प्लस प्रोबेबिलिटी. तो बोला जब हम रिस्क को मैनेज करेंगे या तो प्रोबेबिलिटी को कम करने का कोशिश कर रहे होंगे या फिर इंपैक्ट को कम करने का कोशिश कर रहे होंगे या दोनों. बट थ्रू रिस्क मैनेजमेंट व्हाट वी अल्टीमेटली ट्राई टू डू इज रिड्यूस द प्रोबेबिलिटीज और रिड्यूस द इंपैक्ट्स. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू देयर. ओके, अभी क्लियरली गेटिंग दिस? ओके, आगे बढ़ना.
businesses have viewed risk as an evil that should be minimized or mitigated. Okay, we will discuss this frog in the well syndrome आना है यहाँ पे. Okay, absence of risk management is inviting frog in the well syndrome. Frog in the well syndrome is a Chinese idiom which means a person with a narrow mindset. A frog living in the well believes that that is the only world and nothing exists beyond it. बोला सर, it is like closing your eyes. It's like आपको पता है और आप फिर भी उसके लिए कुछ नहीं करो. That's like closing your eyes up towards it. It's like an ostrich, you know, you just hide when it's a storm. So ostrich ही होता ना, I think वो the animal. See, the idea is the frog in the well syndrome says the frog lives inside a well. He cannot come out of the well. It cannot come out of the well. And for the frog, the well is the only thing that exists in the world. There's nothing beyond the well. They say there's nothing beyond the sky that you look at unless you've gone into the space. So you feel this is the end. This is it. So for the frog, that is it. The well is the only world that exists. There's nothing beyond the well. That is what you do when you're not doing risk management. So when you're not doing risk management, you are closing yourself. That's inviting trouble. That's where you have a narrow mindset for the organizations. Okay. To achieve success, organization has to continuously identify, assess, measure and manage risk so as to achieve the objectives. सिंपल, रिस्क को मैनेज करना यानी रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, पूरा समझा चुका है ऑलरेडी. रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, मेजर करना और मैनेज करना. रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, मेजर करना और मैनेज करना, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट. मैनेज करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे. और एक चीज समझ के रखो, ये अपने कई बार कई जगहों पे आएगा, भी डिस्कस भी करेंगे, वी विल डिस्कस कि सर हम रिस्क होगा तो अपने बिजनेस रिस्क होगा तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो व्हेन वी डू रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज रिड्यूस द रिस्क एंड देयरबाय इंक्रीज द चांसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. कोई भी रिस्क होगा, बिजनेस रिस्क है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट होगा. रिस्क मैनेजमेंट होगा यानी रिस्क इज कंट्रोल्ड, यानी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को ग्रेटर अचीव कर पा रहे होंगे. दैट्स द कॉन्सेप्ट, रिस्क मैनेजमेंट. ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट विल हेल्प अस इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Okay. Read the definition of risk as per Oxford Dictionary. The Oxford Dictionary defines risk is a chance or possibility of danger, loss, injury to or other negative consequences. And the definition of at risk is exposed to danger. In this context, risk is used to signify a negative consequence. However, taking a risk can also result in a positive outcome. There is a possibility that risk is related to uncertainty of outcome. ये लाइन समझो कि रिस्क का खाली नेगेटिव आउटकम नहीं होता है. ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी में भी रिस्क का खाली नेगेटिव कॉनोटेशंस है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, डेंजर, लेकिन रिस्क का पॉजिटिव आउटकम्स भी हो सकता है. प्रॉपर डेफिनेशन में स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया आप लोगों के, रिस्क में है पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स. एग्जांपल्स देखना, क्लाइमेटिक चेंज, अनसर्टेनिटी अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबल इवेंट्स, इनोवेशन, स्टार्टअप, रोबोटिक्स, ऑटोमेशंस, competition and volatility of prices, heavy regulatory interventions. These will all create risk for the business. These will all create risk for the business. These will create stress in managing life and business. This will indirectly create risk for the business. Black swan events. What are black swan events? Black swan events are basically, black swan is a very rare creature. Okay, so black swan events are basically very rare events but which will have a very significant impact, severe impact, that may, you know, catastrophic, बहुत major impact हो सकता है business में. Black swan events, climatic crisis and high profile corporate failures have brought risk into the agenda of governments, regulators, board and societies. Terrorist acts,
extreme weather events, global financial crisis represent the extreme risk that are facing society. These are in addition to the mundane risk day to day. तो बोला हर एक बिजनेस पे कई सारा डे टू डे नॉर्मल रिस्क होगा, नॉर्मल डे टू डे वाला रिस्क, आज मशीन नहीं चलना, इंप्लॉई का स्ट्राइक हो जाना, इंप्लॉई एब्सेंट हो जाना, दीज आर डे टू डे रिस्क. इन सबके सिवाय कई सारा सिवियर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह होना, कोविड, ओके, कोविड जैसा ग्लोबल क्राइसिस वगैरह कुछ भी हो जाना, या ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, इट कैन बी अ ब्लैक स्वॉन इवेंट भी, बिकॉज इट्स अ पैंडेमिक व्हिच इज रेयरली सीन, एक्सट्रीमली रेयर. ठीक है ना. सो दीज आर द एक्सट्रीम रिस्क दैट अ बिजनेस हैज टू फेस अपार्ट फ्रॉम द डे टू डे वाला रिस्क. बहुत सारा टाइप का बिजनेस रिस्क होता है, डे टू डे वाला तो रिस्क है ही, ये सब सारा एक्सट्रीम रिस्क भी बिजनेस पे आता है, ये बोलना चाह रहे हैं. हर काम में रिस्क होगा. एक एरोप्लेन में ट्रैवल भी कर रहे हैं, बुक का नॉर्मल एग्जांपल, एक एरोप्लेन में ट्रैवल करे तो उसका फायदा भी है, लेकिन रिस्क भी आ ही सकता है उसके अंदर. ओके, द आउटकम ऑफ रिस्क इज द पोटेंशियल ऑफ गेनिंग और लूजिंग समथिंग वैल्यूएबल. कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिस्क कैन बी ऑन हेल्थ, ऑन सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल हो सकता है, गुडविल रेप्यूटेशन पे हो सकता है, कैन बी गेन्ड और लॉस्ट. ओके, रिस्क के वजह से आपको कुछ गेन या लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, सोशल स्टेटस, गुडविल, फाइनेंशियली एटसेट्रा एटसेट्रा. व्हाट इज बिजनेस रिस्क पे फोकस कर रहे थे हम. ठीक है ना. फ्रॉग इन द वेल्थ सिंड्रोम यहां पे सीखने वाला था, हाईलाइट करने लायक चीज था. मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, ये समझने वाला चीज था यहां पे अपने लिए. ओके, हम चाहते हैं नेक्स्ट पेज का ये एग्जाम्पल से लेके टिल आईसीआई स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट के पहले तक आप रीड करके आओ. ठीक है ना. काफी कुछ हमने ले डाउन किया है, फर्स्ट क्लास है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहते हैं, विल कीप इट लिटिल लाइटर. तो ये एग्जाम्पल्स आप पढ़कर आओगे, रीड करके आओ, क्लास में सीधा इसको डिस्कस करेंगे, अटैक करेंगे, आगे के टॉपिक्स की तरफ चलेंगे. बहुत कुछ अभी आगे का ऑलरेडी डिस्कस्ड है अपना, इनहेरेंट रिस्क, रेसिडुअल रिस्क, बिजनेस का कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, वो सब आगे का डिस्कशन किया हुआ है. तो नेक्स्ट क्लास भी काफी सारा रीडिंग कंटेंट ज्यादा होगा. आज वाले सेशन में डिस्कशन कंटेंट ज्यादा था, नेक्स्ट वाले सेशन में रीडिंग कंटेंट ज्यादा होगा. और चैप्टर 1 छोटा सा कंटेंट चैप्टर उसके नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा, थर्ड क्लास में मैक्सिमम. हो सकता है सेकंड में ही खत्म कर दें, या थर्ड का मैक्सिमम, थर्ड का कुछ हाफ में खत्म हो जाएगा चैप्टर 1. ठीक है ना. दिस इज वेयर वी स्टार्टेड विद रिस्क मैनेजमेंट. आई होप यू एंजॉयड द सेशन, एंड आगे का सेशन ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं. आज के लिए इतना ही एवरीवन. थैंक यू सो मच.